ऑन नहीं है, पता नहीं। हाँ जी बच्चों, ऑनलाइन बच्चों सुन रही है आपको बात? गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक तो सबसे पहले हम पिछली क्लास के अपने 3-4 क्वेश्चन जो बचे थे और मैं पहले वो भेजने लगा था, वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा थी। तो एक तो इस शीट में कौन सा था? इस पे कौन से पेज पे था? 46। हाँ जी बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है। सबने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन ना? ये थर्ड क्वेश्चन बच्चों बेसिकली इस बात को चेक कर रहा है कि जो ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं एज एम्पलीफायर, उसमें क्या होता है। उसमें वो कॉमन एमिटर मोड होता है और उसमें एम्पलीफाई होता है। वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। कैसे? मतलब करंट, अगर मुझे मान लो करंट एम्पलीफाई करना है और वो बेस अगर भैया लार्ज डिफ्लेक्शन की बात हो रही है मीटर की, तो वो कैसे होगा? करंट एम्पलीफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मतलब कौन सा करंट एम्पलीफाई होता है, किन मतलब किस वो जो गेन होता है वो कौन से दो करंट्स की रेशो होती है? कलेक्टर और बेस, यही होता है ना? मतलब ब्रॉडली हम ऐसे कह सकते हैं कि जो उसका फिगर भी होता है, अगर आप देखोगे ट्रांजिस्टर का कॉमन एमिटर मोड में, कि हम प्रैक्टिकली ये कह रहे थे ना कि बेस से आपने करंट दिया तो आपको कलेक्टर पे बहुत ज्यादा करंट मिल जाएगा। यही होता है ना? तो कोई ऐसी ही इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिंग बी एंड सी, बस आपस में जो और कोई और आपको ABC रेफर, इससे सेटअप होगा। लार्ज डिफ्लेक्शन है मतलब उस साइड तो आपको एम्पलीफिकेशन मिल ही रही है, तो उससे लॉजिक बना। मतलब बच्चों कौन से दो टर्मिनल्स होते हैं जिनको कनेक्ट करके आपको इन दो टर्मिनल्स के बीच में आपको ज्यादा करंट मिलता है? एमीटर और कलेक्टर होते हैं ना, वो जो दो टर्मिनल्स होते हैं। इससे आपको क्या पता चल गया कि जो ए और सी है वो एमीटर,
बस इसका आंसर आ गया। अंडरस्टूड? ये ना मैंने दिया इन्फो, इससे मतलब रादर इससे कॉन्ट्राडिक्टरी आता है अगर आप करके देखोगे ना, कि वो उल्टा दिया होना चाहिए था, जो करंट का फ्लो बनता है, बट उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप सीधे नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? 6th क्वेश्चन क्या लगता है? ये तो बताया था बच्चों कि आपको वो फिगर्स जो हैं वो याद रखने, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों गलत है, बोनस हुआ था। क्यों? ये जो फिगर बना हुआ है इसमें तो मतलब हर टाइम पे ही 6 ही आएगा ना, मतलब उनसे कुछ हाँ जी, इनसे कुछ गलती होगी कहीं पे तो वो हो नहीं पाया। बाकी बच्चों मैं आपको एक बार ना याद कराना, मैं एंड में आपको समझा भी दूंगा कि अगर प्रॉपर फिगर होता है, जैसे मान लो हम नॉट का या एंड का जो भी गेट है, उसमें एक बार समझ भी लेंगे कि कैसे वो ऑपरेट करते हैं, है ना। वैसे आपके मॉड्यूल में समझाया हुआ है अगर आपने देखो, बट आई विल एक्सप्लेन दैट। यहाँ तो सीधा ही है। अब अच्छा प्रॉब्लम क्या होगी ना, जैसे अगर आप इसको भी ढूंढो ऑनलाइन, जस्ट सर्च फॉर दिस क्वेश्चन, सबने आंसर दिया हुआ है, ठीक है, एंड इन देयर ओन लॉजिक अपने आप कि वैसे इसमें ना एक फिगर में यहाँ पे एक मिसप्रिंट हुआ है एक्चुअल क्वेश्चन से। जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें 10 ओम की जगह 10 किलो ओम था, ठीक है। एनीवेज गलत तो भी रहा, मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे ना तो उन्होंने लॉजिक बस उसके हिसाब से बता दिया कि भाई 10 किलो ओम है तो वो बहुत बड़ा रजिस्टर है, तो वहाँ पता नहीं क्या उसके थ्रू करंट नहीं जाएगा और ये वो, मतलब ये चीज तो बिल्कुल ही सीधी है ना कि जो ये सर्किट है यहाँ तो वोल्टेज तो वही आएगी, नीचे करंट जाए ना जाए कुछ भी बोली जाओ। तो फिर वही मतलब वो एक्चुअल ऑफिशियल आंसर की ढूंढना बहुत पंगे वाला काम है वो, मतलब गूगल के चौथे पांचवे पेज पे जाके मिलती है आपको, और पहले तो सब वही भरी हुई है। अगर आपने कभी कोई डाउट भरा हो, टॉपर आता है, डाउट नट, वेदांतु आता है, फिर बायजूस आता है, हाँ, और एक और कदौर आता है, और सबका कॉपीड है, सबका एक दूसरे से कॉपीड है। जैसे आपने अगर ऑब्जर्व किया ना उसके जो पता नहीं इनमें से कौन सा है, उसके सारे कॉपीड होते हैं, जो कभी कोई ना कोरा पे अगर कहीं पे कुछ लिखा होता है वो वहां से डायरेक्टली वहां पे कॉपीड होता है। फिर वो बस आई थिंक किसी को वैसे बल्क में काम मिला होगा कि भाई बता दो सारे सॉल्यूशन, तो उन्होंने भी डाल दिए। मतलब बड़ा कॉशियसली चलने वाला काम है, मतलब आप बहुत इजीली गलत लॉजिक बना सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। हाँ ट्रांजिस्टर मतलब जितना थोड़ा बहुत किया हुआ है वो तो आएगा ही, जितना को वीडियो लायक। ये वाला टेस्ट भी कर देंगे। क्या कर देना? 24 तक कर देना। एक दिन करूंगा बस, थर्सडे तक। फिर मैं प्री बोर्ड पे आ गया। नहीं तो मैं सारे प्री बोर्ड थोड़ी देने हैं, एक दे दिया होगा बस। उन्होंने कहा था
अच्छा, कब से हैं? 26 से 78. वंश वो वीडियो भेजी तो दी मैंने, इसीलिए वो थोड़ा सा ही है, वो कर लो, कोई खास नहीं है, इतना क्या है, मतलब आपको मैक्सिमम 30-40 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, यही था इसमें, तो ये दो थे ना। एक था बच्चों वो क्वेश्चन लैटिस कांस्टेंट वाला, वो भी गलत है। क्या होता है लैटिस कांस्टेंट का बेसिक मीनिंग जो होता है, ये होता है कि कोई दो, जैसे जो आप जो लैटिस बनाते हो उसके अंदर कोई दो एटम्स के बीच में कितनी सेपरेशन है, ये मीनिंग है लैटिस कांस्टेंट का। तो क्या होता है कि जब आप लैटिस कांस्टेंट क्वेश्चन में शायद दिया हुआ था कि कम कर रहे हो, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं ऐसा है बच्चों, मतलब इसको हम डायरेक्टली रिलेट तो नहीं कर सकते, बट हम लॉजिकली ऐसा सोच सकते हैं कि जितना एक एटम का रेडियस बड़ा होगा उतना उसका लैटिस कांस्टेंट भी बड़ा होना पड़ेगा, है ना। मतलब अगर कुछ ना कुछ स्पेसिंग होएगी दोनों के बीच में तो रेडियस की जगह आ जाएगा, तो कुछ तो लैटिस को बड़ा होना पड़ेगा। तो नॉट देयर इज नॉट दैट की कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट ब्रॉडली ऐसा है, ये ट्रेंड है कि जैसे जैसे लैटिस कांस्टेंट बड़ा होता है एटॉमिक रेडियस भी बड़ा होता है। तो अगर आप कहते हो कि लैटिस कांस्टेंट कम कर दिया तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस को क्या होगा, वो भी कम हो रहा है। अब एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, लैटिस कांस्टेंट का काम हमारे लिए क्वेश्चन में यही था कि रेडियस कम हो रहा है, उससे क्या होगा बच्चों, अगर हम सोचें अगर रेडियस कम होगा तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, टाइटली बाउंड है। तो अगर वो टाइटली बाउंड है तो आप किसके बारे में कमेंट कर सकते हो कि जो ईजी है, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, वो तो बड़ा होगा अगर टाइटली बाउंड है। तो आप सिर्फ उसके बारे में कमेंट कर सकते हो कि ईजी बढ़ेगा। जो उन्होंने उस क्वेश्चन में पूछा हुआ था ना कि कंडक्शन बैंड की विड्थ इटसेल्फ और बैलेंस बैंड की जो विड्थ है उसके बारे में आप कुछ नहीं कमेंट कर सकते, मतलब देयर इज नो वे। शीट 1 में था। तो उस टाइम तो खैर कोई वो चैलेंज वगैरह का सिस्टम ही नहीं था, तो मुझे नहीं पता मैंने क्या आंसर दिया होगा, बट इस टाइम आता तो फिर वो पक्का दोनों आंसर है। ठीक है जी, ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आपको बच्चों कैसे लगे मेंस से? वो तो तीन ऑप्टिक डिवाइसेस बने हैं. चलो हाँ जी बताओ। एक तो जो मुझे लगा कि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के फिर भी काफी क्वेश्चन है ना, एक रिजॉल्विंग पावर वाले भी हैं क्वेश्चंस। हाँ जी बताओ। क्वेश्चन क्या साइन थीटा आई भी क्या चीज है? वो तो आई थिंक ये आई सी क्रिटिकल एंगल है और आई बी ब्रूएसर है, है ना। एक मिनट, तो क्रिटिकल एंगल जो होता है जो वो परपेंडिकुलर हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर हो जाती है, तो देख लो सर 399/625 आ रहा है उससे का अंडर रूट। अच्छा पॉइंट तो सब अप्रोक्सीमेट कर दो, 0.8 आ गया 0.8 आ गया। चलो एक मिनट देख लो। ब्रूएसर एंगल क्या होता है बच्चों? ये उसमें आता है वैसे वेव ऑप्टिक्स में, जब हम पोलराइजेशन पढ़ते हैं, जो पोलराइजेशन का रिफ्लेक्शन हम जो पढ़ते हैं ना, वहां पे हम
बात करते हैं। साइन थीटा सी क्या बन गया बच्चों? म्यू mu1 by mu2 One by mu1 by mu2 म्यू आर बाय म्यू डी होगा ना, yes. साइन थीटा सी। टैन थीटा सी क्या होगा? Tan theta B. यही होगा Mu of the mu. म्यू आर बाय म्यू डी होता है, म्यू डी बाय म्यू आर होता है। mu1 by mu2 म्यू आर बाय म्यू डी सबको ये चीज पता है। तो आपको इन दोनों की रेशियो दी हुई है, साइन इसको थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जैसे भी एक को दूसरे में अगर आप पुट करते हो, इसको x मान के, इसको x मान के, किसको? रेशियो को। हाँ जी, ठीक है, फिर उसको साइन में कन्वर्ट कर दिया तो मतलब वो तो सी वाला ऊपर होना चाहिए, दूसरा वाला नीचे होना चाहिए, तो वो आएगा। नहीं तो नेगेटिव आएगा। अच्छा ठीक है, ये मतलब सबका आ रहा है ऐसे। Yes, sir. We do. अमितोष, आशीष, नवदा, आप लोगों का कैसे आ रहा है? सर यही आ रहा है मेरा, तो इसी आ रहा इसी से आ रहा है। Yes, sir. नहीं, है 1 by 1.2. मैं इसी पे आता है Little bit. हाँ जी, पक्का उल्टा करके आ रहा है। yes, sir. ठीक है जी, आगे। सर एक बार मतलब मेरे इसी पे आ रहा है अभी। एक बार चेक कर लेना। 11th का बच्चा 3 आएगा। Yes. आगे Twelfth question, assuming human people to have a radius of this much, comfortable living distance of this much, minimum separation between two objects that human eye can resolve at 500 nanometer wavelength is. क्या कौन सा रिजल्ट है इसमें? फ्रेस्नेल नहीं, अच्छा बट हाँ वैसे भी ऑप्टिक्स है बट नॉट फ्रेस्नेल। वो जो रिजॉल्विंग पावर जो हम पढ़ते हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ, जहाँ हमने जो वो फॉर्मूला था ना बोलेगा इसमें 1.22 f lambda by d वाला, तो ये नहीं आएगा मतलब अभी वाले टेस्ट में, ऑब्वियसली वो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट। आगे 13 objective lens of focal length this much, eyepiece of this much. If a 50-meter tall tower at a distance of 1 kilometer is observed through this telescope in normal setting, the angle theta formed by the image of the tower is theta, then theta is close to, ठीक है। तो जो टेलीस्कोप के केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो क्या होती है? नॉर्मल सेटिंग। नॉर्मल सेटिंग का लाइक नॉर्मल सेटिंग मतलब जब आप वो मानते हो कि फाइनल इमेज एट इंफिनिटी होता है, उस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होती है f0 by fe होती है, और वो होता क्या है? tan बीटा by tan अल्फा, मतलब
एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो आपकी मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या बन गई इस केस में? एफ ओ बाई सी कितना बन गया? 30 हो गया ना? Yes. तो जो एफ ओ बाई एफ है वो 30 हो गया, और ये हो गया tan बीटा बाय tan अल्फा। tan अल्फा क्या है? 50/1000। तो उससे आपका tan बीटा निकल आएगा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चंस की हुई है कैलकुलेशन लेफ्ट साइड। मैग्नीफाइंग पावर 30 वो है एफ ओ बाई एफ, तो tan बीटा आपका बन गया 50/1000 into 30। कितना बन गया? तो tan 3 by बीटा 2 बन गया। Approx 50-60. tan बीटा आपका 3/2 रेडियन हो गया ना? Yes. तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर। आगे 14 का -60 आ रहा है। -60। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, वो तो कनकेव मिरर ही आएगा यार इस केस में। बट बच्चों मतलब मुझे नहीं पता असली में जो ऑप्शंस में अगर ये आएंगी तो आप 60 मार्क करना, क्योंकि रेडियस थोड़ी कंफ्यूजन यहाँ से हो रही है कि वहाँ 24 -24 उन्होंने दिया है, Yes, sir. बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि रेडियस तो पॉजिटिव दिया ही हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। आगे 16 का सी आ रहा है। 16th हाँ नहीं रहा लाभ इसमें डेल्टा मिनिमम नहीं पता चला था। देखो क्या करेंगे, देखो क्या क्या दिया है इसमें। आपको किसी एक केस के लिए दे दिया है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। 16th आपको किसी एक केस के लिए दे दिया, इसके लिए आप क्या करोगे? आई दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ए 74 आगे Yes, sir. है ना? ये तो निकल आया। क्वेश्चन कह रहा है which of the following is closest to the maximum possible value of refractive index। मतलब इन अ वे हम मैक्सिमम वैल्यू निकालें, उन्होंने तो वहां से पूछी ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन से आप म्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, है ना? ये बात हुई। अब हम इसको अगर बच्चों उसमें पुट कर दें, जो हमारा म्यू का फॉर्मूला होता है n sin a by 2, यस तो sin a plus delta m by 2 over sin a by 2। क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो डिविएशन है, मतलब जो म्यू उससे फॉर्मूला से निकलेगा, मतलब अगर मैं उस डिविएशन में ये वाली डिविएशन पुट कर दूं जो उन्होंने दी है 40, Yes, sir. क्योंकि वो डिविएशन मिनिमम डिविएशन से तो यस बड़ी ही है, Yes, sir. तो जो मेरा म्यू इस फॉर्मूला से मैं निकालूंगा उससे तो म्यू छोटा ही आएगा। यस क्या मैं ये कह सकता हूँ? उससे क्या बनता है? 1.44 कुछ बनता है। 2 good जगह closest to it. 1.44 बनता है तो लाइक 2 बन जाएगा। नहीं, 2 क्यों बनेगा? 2 option. 2 ऑप्शन, हाँ 1.44 बनता है। यस कैसे करोगे? आई थिंक मैंने करी होगी कैलकुलेशन, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ना, n जो है आपका, ये सबसे राइट वाला देखो, यही बनेगा ना, लेस देन यस sin a plus delta m by 2 over sin 37। Yes, sir. ना ये क्या बन गया? sin 53 by sin 37 बन गया। 57 सॉरी, हाँ 57 by 37 बन गया। अब यहाँ पे sin 57 को अप्रोक्सीमेटली थोड़ा नहीं 53 ले सकते हो ना, 53 तो मैं पता ही है, 60 भी वैसे इक्वली पास है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसके हिसाब से आपका ये जो बन रहा है शायद 1.33 बन रहा है, 60 लोगे तो 1.44 बन जाएगा। तो जो क्लोजेस्ट बनती है वैल्यू तो 1.5 बनती है। इस क्वेश्चन जो मिनिमम डेविएशन को 2i - a पुट कर दिया,
और तो वो फॉर्मूला बन जाएगा sin i upon sin a by 2 equals to mu। तो मैं जिससे सोचा था कि आई सीधा अगर 90 डिग्री होगा तब मैक्सिमम आ जाएगा। sin i upon sin a by 2 है, a by 2 में पता है 36 by 2 sin i बनेगा। आप कह रहे हो कि मतलब जो n का फॉर्मूला होता है वो क्या आपने क्या कहा? ऊपर जो मिनिमम डेविएशन उसको मैंने 2i माइनस a पुट कर दिया इसी फॉर्मूला हाँ वही तो ऐसा तो sin i upon sin a by 2 बनेगा। sin a by 2 की वैल्यू हमें पता है वो फिक्स्ड ही है, तो म्यू मैक्सिमम होने के लिए sin i को मैक्सिमम होना चाहिए। i मैक्स हो जाएगा तो फिर उससे डेविएशन ही मैक्सिमम होना चाहिए। सही प्रॉब्लम है ना? ठीक है मतलब इसी के करस्पॉन्डिंग वो आई थोड़ी है, समझ गए? तो इस क्वेश्चन में एक और फ्लॉ भी है अगर आप सोचो। क्या? ऑप्शन दी होती। अच्छा एक चीज आपने ये ऑब्जर्व की कि ये क्वेश्चन दिस एक्सपेक्टेड यू टू नो द वैल्यूज ऑफ sin 37 और sin 53 या sin जो भी है ना, तो वो तो हमेशा याद रखनी चाहिए। ठीक है, क्या बच्चों क्या फ्लॉ लगता है आपको इस क्वेश्चन में? इसलिए एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक ही ग्राफ है तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे करें, मतलब एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ग्राफ बनेगा दूसरे के लिए डिफरेंट बनेगा। सी हमने क्या किया जो हमारी यहाँ पर 79 डिग्री पे भी इंसिडेंट होती है तो हम उसको 35 डिग्री पे करेंगे, वैसे करेंगे। मिनिमम डेविएशन जो डेविएशन है जैसे वो 2 वैल्यूज पे आती है हम ग्राफ पे देखते हैं। नहीं उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने कौन सा स्कोर यूज किया। प्रॉब्लम ये है हमने तो क्या किया जो हमें इन्फो गिवन थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्लोजेस्ट टू द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लोग तो कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है आप उससे क्लोजेस्ट आंसर बताओ। हमने क्या किया, हमने तो n की एक वैल्यू निकाल दी, मतलब जो हमें इन्फो गिवन थी हमने तो उसके हिसाब से बता दिया कि भाई हाँ जी कि वो 1.33 से कम है। क्या पता वो 1.7 से भी कम हो, मतलब n की मैक्सिमम पे तो कोई लिमिट नहीं पता चल रही है आपको। आपको ये पता है कि n 1.33 से कम है, बट आपने ये तो नहीं कहा कि n 1.7 नहीं हो सकता या n 1.8 नहीं हो सकता। क्या बात समझ आती है? मतलब उन्होंने तो ये एक डेटा सेट दिया आपको जिसके बेसिस पे आपने कह दिया कि भाई इससे ये पता चल रहा है कि n 1.33 से कम होना चाहिए। इससे आप क्या ये पक्का कह सकते हो कि मतलब n 1.5 नहीं हो सकता? एक बार सोचना। नहीं मैं गलत कर दिया शायद। ये तो कह ही सकते हैं, तो इनइक्वालिटी बनी रही है कि n को 1.33 से तो कम होना ही पड़ेगा। इनफैक्ट शायद मैं उल्टा कह गया, इन्होंने क्या कहा क्लोजेस्ट टू मैक्सिमम। ठीक है ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बस ठीक है वो ऑप्शन 1.55 ही बनती है। अगर कोई दो ऑप्शन क्लोज होती तो पंगा पड़ सकता था। मान लो एक ऑप्शन इन्होंने कोई 1.4 दी होती है फिर उसमें फिर sin 57 की एग्जैक्ट वैल्यू देखनी पड़ती है, इसमें तो इजी हो गया है ना। अंडरस्टूड? आगे बस सर एक बार लाइक ये केसेस थोड़े समझने चाहिए। कौन से वाले? मल्टीपल ऑप्टिक डिवाइसेस। 19 जैसे
फोर्थ क्लास से तो बंदा मेरा लड़के 11.2 फोर्थ का आंसर दोबारा ट्राई आंसर मार्क होगा गूगल से सॉरी गलती दिनेश फोर्थ का आंसर क्या नहीं ए बन रहा है ना पीछे फोर्थ का आंसर ए बन रहा है फोर्थ का इसका नहीं, आपने गैलीलियन टेलीस्कोप को यूज किया? वो नहीं किया होगा। हाँ, गैलीलियन में क्या होता है, एक जो लेंस होता है वो आई पीस जो होता है वो कनकेव लेंस होता है, तो उसकी फोकल लेंथ जो उन्होंने दी हुई है ना, मतलब वो -3 यूज होगी, उससे आ जाएगा। एक बार ना 19th क्वेश्चन एक बार बच्चों समझ लो कंसेप्ट, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है मल्टीपल वाले में कैसे करना है। देखो आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसका मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है। सबसे पहले देखो इसमें जो मेन कंसेप्ट क्या होता है कि आप पहले अपने माइंड में एक बार ये सोचो कि लाइट रेस का पाथ क्या होगा। क्या होगा, पहले वो कॉन्वेक्स लेंस से पास करेंगी, फिर कनकेव से, फिर मिरर से टकराएंगी, फिर कनकेव से, फिर कॉन्वेक्स। तो देयर आर 5 प्रोसेसेस इन्वॉल्व। ठीक है, ये अपने माइंड में क्लैरिटी रखो कि देयर आर 5 प्रोसेसेस इन्वॉल्व। तो आपको वो मतलब जो इमेज फॉर्मेशन में 5 स्टेप लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लाइट रेस के पाथ से आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है, और फिर दूसरा होता है कंसेप्ट इसमें कि जो पहले की इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है एंड सो ऑन। तो जैसे आपने अब सबसे पहले लेंस लिया, इस लेंस की इमेज कहाँ बन रही है। अब तीसरी जो गलती होती है वो साइन की हो जाती है, वो मैं समझाता हूँ। अब पहले में आपने जो पहले के लिए इमेज निकाली वो कहाँ आती है, 60 पे आ रही होगी आई थिंक, +60 पे आएगी 2f पे, है ना, सीधा ही है। तो वो उसके पे आ रही है +60 पे। तो पहले लेंस का काम हो गया, जो पहले लेंस की इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए होगी ऑब्जेक्ट। अब वो दूसरे लेंस के लिए वो इमेज कहाँ बन रही है, उससे आगे, उससे 40 आगे बन रही है। तो उसमें जो आप यू पुट करोगे वो +40 पुट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो तो उस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, लाइट रेस का पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, लाइट रेस का पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है ना। तो और साइन कन्वेंशन क्या कहती है कि अगर तो वो लेंस के लेफ्ट पे है तो नेगेटिव होना चाहिए, लेंस के राइट पे है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो आपका यू पुट होगा वो +40 पुट होगा, उससे आप वी निकालोगे। ठीक है जी। अब उससे जो आप वी निकालोगे उससे आपको क्या पता चल गया कि मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या है। मिरर का काम क्या होता है, सीधा सीधा उल्टा करना। हो सकता है आपकी इमेज मिरर के आगे आ रही हो, तो मिरर क्या करेगा, जितनी आगे थी, मतलब जो जो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, मान लो वो उसके आगे आ रहा है, तो मिरर क्या करेगा, इमेज उतनी पीछे बना देगा। हो सकता है उल्टा भी आ रहा हो कि जो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पीछे आ रहा हो। फॉर अ मिनट लेट्स से कि जो कनकेव लेंस के लिए इमेज आई, लेट्स से वो +60 पे आ गई, आई एम जस्ट गेसिंग। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कनकेव लेंस इमेज बना रहा है वो मिरर से 10 पीछे बना रहा है। तो जो मिरर का ऑब्जेक्ट है वो कहाँ हो गया, उससे 10 पीछे। तो मिरर की इमेज क्या होगी, उससे 10 आगे। मिरर ने तो उल्टा करना है। ठीक है, अब फिर वापस चलेंगे हम कि लेंस पे, अब कनकेव लेंस पे जो उसका ऑब्जेक्ट है, अब वो क्या होगा। अब माइंड में रखना लाइट रेस का पाथ उल्टा हो गया, लेफ्ट को जा रही है लाइट रेस। अब आप फिर ये देखोगे कि जो मिरर ने इमेज बनाई वो कहाँ पे बनाई है, वो मिरर के आगे बन रही है या मिरर के पीछे बन रही है।
अगर वो मिरर के आगे भी बन रही है तो अगर तो वो 50 सेंटीमीटर में ही बन रही है कहीं, मतलब इस रेंज में बन रही है यहाँ, तो फिर तो कनकेव लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अगर वो आगे बन रही होगी कहीं, इधर कहीं, तो उसके लिए पॉजिटिव हो गया। तो फिर उसकी जो इमेज बनी वो कॉन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। क्या बात समझ आई? तो वो जो अपने से लास्ट टाइम बताया कि कन्वेक्स कनकेव में ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो गया, वो एक तरह कनकेव के लिए ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो गया। जो इस लेंस से, फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनी थी वो +60 पे, लाइक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर अपने क्लास में क्लास बताया कि साइकिल सी डायरेक्शन में मान लो फोकल लेंथ का बस चेंज। नहीं वो तो उसमें था सिल्वरिंग ऑफ लेंस पे। यहाँ तो हम नॉर्मली निकालते हैं, यहाँ पे मत को चक्कर डालो, वहां तो हमने उसका फॉर्मूला बना लिया था। यहाँ तो अपना साइन कन्वेंशन चेंज करके करो। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर उसके बाद मतलब ऑब्जेक्ट जो बनेगा, इमेज जो बनेगी वो कनकेव लेंस के लिए मतलब आप तो ये देखो कि जो मिरर इमेज बना रहा है वो कहाँ बना रहा है। ठीक है, मिरर इमेज जो बना रहा है उसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि यहाँ कहीं बन रही हो, मिरर के पीछे ही बन रही हो। एक हो सकता है कि यहाँ बन रही हो, एक हो सकता है कि यहाँ बन रही हो। इन दोनों केसेस के लिए क्या है, मतलब अब तो मिरर का काम तो खत्म हो गया, अब तो इस लेंस के लिए क्या है कि उससे लेंस से पहले बन रही है, तो आप यू नेगेटिव डालोगे। अगर कहीं यहाँ बन रही हुई तो फिर पॉजिटिव डलेगा। ठीक है, मतलब ये ना प्लीज, अगर मतलब इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो पूरा सॉल्व करके चाहे मेरे से दोबारा पूछना, मतलब इसमें कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। तो इसमें क्या है कि प्रॉपर लॉजिक फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं होती, बट कई बार हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज क्लैरिफाई फ्रॉम मी अगर कोई कंफ्यूजन है तो। आगे 20th, उसमें तो हम एक फॉर्मूला बना रहे थे ना इफेक्टिव फोकल लेंथ का, इसलिए हमने मतलब फोकल लेंथ में नेगेटिव डाल के वो फॉर्मूला ही ऐसे बना लिया था। तो determine the refractive index of a glass slab using a traveling microscope. The minimum number of readings required is ये क्या होता है traveling microscope? उसमें मैं देखता हूँ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, मतलब ऐसा कुछ अपने सिलेबस में तो नहीं है फॉर श्योर। आगे ये जो 21st है वो वेव ऑप्टिक्स वाला ही हो गया, ये नहीं करना हमें। आगे 22nd, ये भी समवॉट वही चीज होगी है ना। 6 centimeter below the fat surface, the position of image of air bubble made by the mirror. ओके, यहाँ पे बच्चों रेस का पाथ क्या होगा? ओ से रेज निकल रही हैं, इमेजिन करो उनका पाथ क्या होगा। देखो ओ से अगर आप सोचो कि एक तो रेज होंगी जो मिरर से टकराएंगी, फिर मिरर से वापस आके प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्ट करके बाहर को आ गई। ओ से एक और सेट ऑफ रेज भी होंगी इफ यू थिंक, जो सीधा ही बस प्लेन सरफेस से बाहर निकल रही होंगी। मतलब ओ से ऐसी रेज भी तो होंगी बच्चों, मतलब जो सीधा ऐसे जा रही होंगी, वो जहां भी रिफ्रैक्ट करेंगी। एक तो ऐसी रेज होंगी और एक ऐसी होंगी। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यहाँ 2 इमेजेस बनेंगे।
एक तो जो ओ से रे सीधा ऊपर चली गई और एक जो ओ से नीचे जाके ऊपर जा रही है। बट उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपको तो मिरर वाली इमेज की बात कर रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता था कि भाई जो दो इमेजेस है उनके बीच का डिस्टेंस निकालो या कुछ। तो ब्लू वाली रेस के लिए आपको क्या सॉल्व करना था? ब्लू वाली रेस के लिए तो सिंपली वो ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है रेस, तो मतलब चाहे वो n1 n2 वाला फॉर्मूला लगा दो, उसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रही है, ग्लास टू एयर, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इन्फिनिटी हो गया, है ना। और अब दूसरी साइड वाला जो है, अब हम चलते हैं उल्टा, जो मिरर वाला काम है। सबसे पहले तो मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ पे, उससे 4 सेंटीमीटर आगे, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, देख के बताना मुझे बच्चों फटाफट। ट्वेंटी सेंटीमीटर बिलो द मिरर बन रही है, ठीक है। तो अब ये जो इमेज है वो उस प्लेन सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। तो अब फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस है, फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम, फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो आपका n1 ग्लास है, n2 एयर है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे, उस सरफेस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 30 हो गया। अब जो कंफ्यूजन शायद हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट तो हमारा हवा में है, कि रिफ्रैक्शन n1 n2 वाली ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। समझो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ जो मतलब ये होता है कि जो रेज आ रही हैं उनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है ना, और कोई मतलब नहीं है उसका। तो बस अब आप ये ग्लास टू एयर वाले इंटरफेस पे u को -30 पुट करके v निकाल लो बस, तो उससे निकल आएगा सीधा सीधा, ठीक है जी। आगे डन। इसमें कौन सी शीट थी, Sheet 6. करिए सब में, गुरसाहिल ने निकली, गुरसाहिल इधर देख रहा है, करिए, क्यों, क्यों, शीट 2 में काफी टाइम लगता है। ऑनलाइन बच्चों किस किसने किए, चलो बताओ बच्चों इसमें डाउट। सिक्स्थ क्वेश्चन, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की थिकनेस दी हुई है, हॉरिजॉन्टल टेबल, कर्व्ड सरफेस इन कांटेक्ट विद apparent depth of the bottommost point, this found to be 3, the lens is inverted,
the apparent depth of the center of the plane surface is found to be divided focal length of lenses. Okay, लगा सकते हो, बट है तो कुछ भी नहीं, पहले में रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस ही है, तो अपरेंट डेप्थ का सीधा ही फॉर्मूला लग जाएगा, कुछ भी नहीं है। बट अगर दूसरा भी लगाना वो भी कोई खास बात नहीं है, मतलब आर इन्फिनिटी डाल के, मतलब उसमें भी 1 सेकंड ही लगता है ना, कुछ भी नहीं है। तो अब फर्स्ट केस में तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, लगा दो। तो अब आ गया कि तो ये फर्स्ट फॉर्मूला से आपके पास म्यू निकला है, मतलब अपरेंट डेप्थ जो है 3 इज इक्वल टू 4/μ हो गया, तो म्यू 1.33 आ गया। अब सेकंड केस में क्या होगा बच्चों, रेज ऐसे जा रही है ना, तो मतलब इस पॉइंट पे आपने लगाना है अब रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। अब आपको यू पता है कि कितना, बताओ यू क्या, -4, वी क्या हो गया -25/8, यू पता है, सॉरी म्यू पता है, एन पता है, और इससे आर निकला है। बस एक बार आर आ गया तो फिर लेंस फॉर्मूला लगा के एफ निकल आएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के। आगे कौन सा कह रहे थे, 15? जो कि 13 का आंसर बी है, मार्क देना। और कोई बच्चों 15 से पहले? तो जो क्या है, स्फेरिकल एबरेशन ऐसा तो आपके कोर्स में है नहीं अब, ठीक है। पहले होता था आईटी के सिलेबस में, एबरेशन भी होता था, एक टाइम पे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप भी होता था आईटी के सिलेबस में। एबरेशन ऐसा तो अब है नहीं, मेरा मतलब उससे रिलेटेड अब हम कुछ बहुत पर्टिकुलर कुछ नहीं आंसर कर सकते, बट ब्रॉडली हमें पता होना चाहिए कि स्फेरिकल एबरेशन होती क्या है। क्या होती है बच्चों स्फेरिकल एबरेशन? कौन सी रेज नहीं, दो एबरेशंस की बात हम इंटरमिटेंटली करते हैं, वन इज क्रोमैटिक एबरेशन, वन इज स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन का क्या मीनिंग है कि जो नॉन पैराक्सियल रेज आपकी एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करती, ठीक है। क्रोमैटिक एबरेशन क्या होती है कि डिफरेंट वेवलेंथ एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करती। दोनों के एग्जांपल्स मुझे कोई दे दो। स्फेरिकल एबरेशन जैसे हम कहते हैं कि लेंस है, तो उसमें जो मिरर में f=r/2 इज वैलिड ओनली फॉर पैराक्सियल रेज, अदरवाइज नहीं होता। गिव मी सम एग्जांपल जहाँ पे स्फेरिकल एबरेशन नहीं होती। अगर हम पैराबोलिक मिरर ले लें तो वहां पे आप कोई भी दूर रेज भी ले लोगे तो वो सारी उसके फोकस पे ही कन्वर्ज करेंगी, तो वहां पे नहीं है स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है। क्रोमैटिक एबरेशन का कोई एग्जांपल जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने क्रोमैटिक एबरेशन खत्म कर दी? एक तो टेलीस्कोप में हम पढ़ते ही हैं कि भाई हमने जो एक पर्टिकुलर केस पढ़ते हैं कि हमने वहां पे चेंज कर दिया, मिरर ही लगा दिया, और दूसरा एक जो प्रिज्म में हम करते हैं, जो हम पढ़ते नहीं, वो डिस्पर्शन मतलब डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, जब हम वहां पे कह रहे हैं डिस्पर्शन नहीं हो रही तो बेसिकली हम एबरेशन को, क्रोमैटिक एबरेशन को खत्म ही कर रहे हैं ना। तो मतलब कीप इन माइंड कि हम कहाँ पे इन चीजों को यूज कर रहे हैं। अगर इस केस में हम पढ़ें कि थिन लेंस में स्फेरिकल एबरेशन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वी कैन जस्ट सी, मतलब आई एम नॉट इवन श्योर कि हम इसका आंसर कर पाएंगे, यूजिंग अ मोनोक्रोमैटिक लाइट। इससे तो लिंक ही नहीं है ना, ये तो क्रोमैटिक एबरेशन के लिए होता। डबलेट कॉम्बिनेशन, दिस इज समथिंग लाइक कि जैसे हम कहते हैं कि दो मिरर्स का कॉम्बिनेशन ले लिया, ऐसे ही लेंस का भी कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं जिससे कि हम खत्म कर सकें, ठीक है। जैसे आप प्रिज्म्स में नहीं करते कि आप ऐसा केस क्रिएट कर लो डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, ऐसी लेंस में भी आप एक केस क्रिएट कर सकते हो वेयर यू कैन मतलब डू डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन।
एक मिनट मैंने उल्ट डबलेट कॉम्बिनेशन से तो क्या होगा, क्या चीज खत्म होएगी? क्रोमैटिक एबरेशन खत्म होगी, स्फेरिकल एबरेशन नहीं खत्म हो रही है। समझ गए? यूजिंग अ सर्कुलर एनुलर मास्क ओवर द लेंस, इसका मीनिंग समझ लो। एनुलर मास्क मतलब कि ऐसे रिंग लेंस का बच्चों जो फ्रंट व्यू होता है वो तो सर डिस्क ही होता है, इसके ऊपर एनुलर मास्क मतलब इफ यू यूज समथिंग लाइक दिस, कई बार आपने पढ़ा नहीं वो एनुलर रिंग कहते हैं हम, तो ऐसा कुछ हो गया। अब इससे हो जाएगा क्योंकि रेज सिर्फ पैराक्शियल ही बचेंगी, दूर वाली रेज तो लेंस में जा ही नहीं रही, तो सी इज डेफिनेटली करेक्ट। डी इंक्रीजिंग द साइज ऑफ लेंस, This is small but there. दिस इज अ बिट वेग, मतलब क्यों? अगर तो आपके जो रेज आए वो सेम ही आ रही हैं और आपने लेंस का साइज बड़ा कर दिया तो फिर तो हो जाएगा सही। अगर रेज भी और आ रही थी और आपने लेंस बड़ा कर दिया फिर तो बढ़ जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन तो सी बनी थी। तो बच्चों व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज कि देयर मस्ट बी अदर वेज एज वेल जिससे स्फेरिकल एबरेशन खत्म होती होगी। हो सकता है कोई हम लॉजिकली बता पाए, हो सकता है हम ना भी बता पाए, व्हिच इज फाइन क्योंकि हमें उतना जानना ही नहीं। आगे 18th, real image of a distant object is formed by a plano convex lens on its principal axis, the spherical aberration. Okay, this is spherical aberration. Absent small, the curved surface of the lens faces the object. Smaller if plane surface of lens faces the object. Same whichever side of the lens faces the object. Okay, तो क्या हम कोई लॉजिक बना पाते हैं इस बात का कि अगर रेज आ रही हैं, वही चीज देखो कुछ मतलब लेट्स से थिंक ऑफ इट दिस वे, फर्स्ट केस जो है इसमें तो प्लेन सरफेस ने तो कुछ किया ही नहीं, उससे तो सीधा ही आ गई और यहाँ पे जो होना है वो होगा ही। सेकंड केस में हम ये देखते हैं बस कि जैसे ये इस पे पैरेलल रेज आई जो कि किसी एक तरफ कन्वर्ज कर रही होंगी, अच्छा एक मिनट ट्राई करना देखना इससे क्या बनता है। मैं आ रहा हूँ। मतलब
हाँ बच्चों, कुछ निकलता है इससे क्या? हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे लेट्स से कि ये वाली रे जो है, मान लेते हैं कि नॉन पैराक्सियल है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हम जो फॉर्मूला मानते हैं, मतलब कि ये कि मतलब कहाँ असली में कन्वर्ज कर रही है और ग्लास आने से क्या हुआ, मतलब जो फोकस हम मान रहे हैं वो उसके तरफ जा रही है या उससे दूर शिफ्ट कर रही है। हम पैराक्सियल मान के हमने एक फोकस निकाल दिया रेस का, ठीक है। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि नॉन पैराक्सियल मान के वो रेस किधर जा रही है, मतलब लेट्स से कि जो आपका फोकस है वो फॉर अ मिनट ये है, पैराक्सियल के हिसाब से फोकस ये है, ठीक है। अब अगर तो ऐसा हो रहा है कि जो नॉन पैराक्सियल रे है वो पास शिफ्ट कर गई, मतलब कि जो नॉन पैराक्सियल रे है वो दूर जा रही थी असली में, और ग्लास के आने से वो पास शिफ्ट कर रही है, तो फिर तो स्फेरिकल एब्रेशन कम हो गई। अगर कहीं उल्टा ही हो रहा है या कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो फिर कुछ नहीं बनेगा। क्या चीज? थोड़ा ऐसे विजुअलाइज करके पास से क्योंकि ग्लास आने के बाद ज़्यादा वो हो जाएगा रिफ्लेक्शन, तो एंगल्स अगर हम बात करें तो ज़्यादा ब्लेंड हो जाता है। नहीं मतलब ये तो चेक करो कि जो नॉन पैराक्सियल है वो क्या असली में दूर बन रही है। इंट्यूशन टाइप से वही है कि ज़्यादा पास में है कंपेयर टू जो मतलब फोकस हमें देखा ऐसे सूरत में थोड़ी ज़्यादा बेट हो जाएगी इस पहले तो ज़्यादा जल्दी सीधा कैसे कर पाओगे आप? बेंड तो अवे भी हो सकता है, टुवर्ड्स भी हो सकता है। बेंड इज अ वेरी वेग वर्ड।
टुवर्ड्स वाला बेटा तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा कि हमें ये तो नहीं कि नॉर्मल की डायरेक्शन में जाना है और हमें ये पता है आप ऐसे कह सकते हो, वन वे कुड बी कि जस्ट इमेजिन इट टू बी अ जैसे स्मॉल प्रिज्म सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसे। तो प्रिज्म तो लाइट को ऐसे ही करता है ना, मतलब अगर उस पहले ऐसे आ रही है तो वो नीचे कोई डिविएट होती है ना, टुवर्ड्स बेस ही डिविएट होती है। तो ये तो पक्का है कि हाँ इधर कोई होएगी, ठीक है। बट अब वो चीज चेक करने वाली है कि जो रे दूर है वो कन्वर्ज कहाँ कर रही है, मतलब नहीं वो तो उसका होता है, वो तो मिरर का होता है, लेंस का नहीं होता। मतलब लेंस के केस में क्या जो नॉन पैराक्सियल रे है उसका फिर हम पूरा ज्योमेट्री से सॉल्व करें कि वो कहाँ आएगा। पास आ रही है ये तो कन्वर्ज ज्यादा कर रही है, ये तो समझ आता है। बट अब बस चेक करने वाली बात ये है कि अगर तो असली में वो दूर जा रही है और पास आ रही है तो सही हो गया, अगर वो पहले ही और पहले कन्वर्ज कर रही होगी और पास होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब ऑप्शंस में ऐसा लग रहा है कि फिर जो आंसर बनेगा या तो सी बनेगा, नहीं सॉरी बी बनेगा, या डी बी में भी नहीं, बट सेम तो नहीं है। तो ऑप्शन से आप कह सकते हो कि तो बी बनता है फिर। है ना, अदरवाइज फिर ये होगा कि उसका कुछ प्रॉपर कुछ करते होंगे उसका। आगे पूछो। डन, पहले 30 में तो नहीं, ठीक है। बाकी ऋषि बाकियों का भी सोचो तुम। हाँ मैंने भी यही कहा था, अलग से बता दो। हम्म, फिफ्टीथ में हम ये लॉजिक लगा सकते हैं ना कि एक एंगल के बाद सारी रिफ्लेक्ट ही हो जाएंगी, तो ट्रांसमिटेड का 0 ही हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड का बी और सी में फर्क क्या है? वो सॉलिड लाइन नहीं है बी में, तो बी होगा। हाँ क्या दिया होगा? ऐसा लग रहा है ना कि मतलब ये दो में रिफ्लेक्टेड होगी कुछ ट्रांसमिट कुछ एब्जॉर्ब करनी तो उन वजह से टोटल 100% नहीं, एब्जॉर्ब की तो बात ही नहीं कर रहे ना, आप तो इंटरफेस की बात कर रहे हो। इस तो यूनिवर्सिटी में होता है एक में ट्रांसमिट एक सेकंड, सॉलिड वाला भी फर्क नहीं है, ये लेफ्ट साइड वाला फर्क है। ये देखो ये फर्क है, यहाँ देखो। हाँ मैं कुछ और कह रहा था, फर्क यहाँ पे है कि बी ऑप्शन कह रही है कि रिफ्लेक्टेड कुछ है और ट्रांसमिटेड 100 है। हाँ मतलब वो गड़बड़ है बी में, तो सी ऑप्शन बने।
सी में भी डॉटेड लाइन में नीचे बाद में हाँ ये तो हो सकता है फिगर यहाँ गलत हो, यहाँ डॉटेड होएगी इधर को। ठीक है बच्चों, डन। ठीक है बच्चों, वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडल। तो थर्सडे तक तो टेस्ट ही दोगे। चल एक दिन के लिए सर सारे तक बनाए इन्होंने आज का दिनेश भी बोल पड़ा। अच्छे से करता है ना। हमारे ना ये जैसे सारे टीचर्स ना, ये बड़ी लड़ाई होती है। जैसे कुछ टीचर्स का मानना है कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करो, कुछ का खुला चलता रहता है कि महीना लेट हो गया। तो यही होता है कि जिनका तो टाइम पे खत्म हुआ वो कहते हैं कि हमने तो एफिशिएंटली पढ़ाया कि टाइम पे खत्म कर दिया। जिनका नहीं हुआ वो कहते हैं हम अच्छे से पढ़ा रहे थे इसलिए हमने हर पॉइंट समझाया इसलिए महीना लेट हो गया। कि आपने तो समझाया नहीं होगा। चलो मतलब फ्राइडे तक तो फिर अभी तुमने कुछ नहीं किया होगा फॉर श्योर। नहीं अभी 1 घंटा ही पढ़ो भाई, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। सिर्फ उसके लिए पढ़ लेना, बाकियों के लिए क्यों पढ़ रहे हो? सारा तो रिवाइज के लिए, और क्या पढ़ोगे अलग से? मतलब आई डोंट थिंक यू शुड स्पेंड एनी टाइम ऑन मैथ साइंस। डेरिवेशंस बहुत कम रह गया कंपोनेंट, डेरिवेशन से मत डरा करो। तभी तो घंटा कह रहा हूँ। नहीं तो फिर क्या, किस किस के प्री बोर्ड है अगले हफ्ते? अच्छा उनके भी हैं, हमारे नहीं है। तुम्हारा कौन सा स्कूल है? डीपीएस। अच्छा तुमने अभी तक दिया है टर्म 2 का कोई प्री बोर्ड? वो मैं तुम्हें कह रहा था ना पिछले दिनों, वो हो गया। आज किसी ने केस डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में कि बोर्ड एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। मतलब कोर्ट ने, मतलब एक तो होता है कि फर्स्ट उस पर रिजेक्ट कर देती है, सुनेंगे, हाँ हियरिंग एक्सेप्ट हो गई। अब ये पॉइंट तो था नहीं कि भाई कोविड है इसलिए ना लो, तो पॉइंट ये बन गया कि फिजिकल क्लासेस नहीं हुई, इसलिए क्लासेस फिजिकल नहीं है तो टेस्ट भी फिजिकल नहीं। क्या नहीं एनटीए तो इसीलिए अभी चुप है ना, बोल ही नहीं रहा वो। इसने कहा कि शांति होने दो, फिर देखते हैं। और दूसरी तरफ मजेदार बात यह है कि अब तो न्यूज ये भी आने लग गई कि एक वेरिएंट और आ रहा है, डेल्टा ओमिक्रॉन। तो पता नहीं क्या होगा। हाँ मतलब अब आपका ऑब्वियसली इतना टाइम निकल गया, मार्च में तो होने से था। निकल जाते हैं। क्या? हाँ वो कोई ऑथेंटिसिटी तो नहीं है कुछ उसकी। उन्होंने ऐसे लिखा कि एनटीए ऑफिशियल हैज सेड, अब उसका कोई सच झूठ कुछ, बट वो लॉजिकल भी तो लग रहा है कि अब अप्रैल तो आ ही गया, बचा क्या, मार्च में तो लेना बहुत मुश्किल है अभी।
बोर्ड का पूरा बताना। स्टेट बोर्ड को फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है। हमारी के लिए डिलेड तो होएंगे ही, अब ये तो दिख ही रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब अप्रैल में भी ना हो पाए, या ये हो सकता है मे बी कि जल्दी नोटिफिकेशन देके अप्रैल स्टार्टिंग में रख लें। स्टेट बोर्ड्स भी अप्रैल स्टार्ट में तो कोई नहीं है, है? चलो कोई नहीं। जुलाई तो मुश्किल ही है रादर, जुलाई तो अर्लीस्ट पॉसिबल है, मतलब हो सकता है उससे और लेट ही हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे, मतलब कि मुझे पता नहीं कि उस टेस्ट को थोड़ा पोस्टपोन कर लेंगे और क्या, जो आखिरी बचा। नहीं, इसके बाद एक और है। जो ये वेव्स और मॉडर्न वाला है, उसके बाद नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो वेव्स मॉडर्न वाला आपका टेस्ट है, आइडियली उस वीक में आपके प्री बोर्ड्स होते हैं ना, जो अगले संडे टेस्ट था, तो अगले वीक आप कह रहे हो प्री बोर्ड्स हैं। हाउ अबाउट समथिंग लाइक कि वो टेस्ट आपका एक वीक पोस्टपोन कर दें। खोल के रख देना। हाँ मतलब जिसको देना है वो तो दो ही अपना, वो तो रूटीन से अपना पूरा फॉलो करो। तो मतलब इस फ्राइडे कर लोगे, कुछ काम रखूं क्लास का क्या? फ्राइडे कहाँ से करोगे? सभी वो पहला एग्जाम फिजिक्स का ही है, तो उसमें भी वो वैसे ही आ रहा है। उसके बाद निकल नहीं बट अगर थर्सडे को पेपर दोगे तो फ्राइडे को कर लोगे? उससे हम लोग में पेपर उसमें ज्वाइन करते हैं, मेरा तो सेकंड दिशा वेव ऑप्टिक्स में भी आपको थोड़ा थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, मतलब 4-5 कंसेप्ट आ जाते हैं ना, मतलब इंटरफेरेंस आ गया, फिर डिफ्रैक्शन आ गया, फिर रिजॉल्विंग पावर आ गया, फिर पोलराइजेशन आ गया, फिर ना मॉड्यूल पढ़ लो, सारा कुछ है उसमें, एनसीईआरटी में कुछ अलग नहीं है। वेव आंसर नहीं है, पहले 3 के आंसर बता नहीं। कौन सी शीट है? 6 पेज नंबर 21। नहीं मेरा कौन सी वाली शीट, शीट 2 है या कौन सी? एडवांस तो वो है बस इतने ही बाकी है। वैसे ही अगर नहीं करना है, चाहे ना भी करना, ये वरना बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये वेव के जो सब्जेक्ट है। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि मिनिमम नंबर ऑफ नॉट गेट्स टू मेक हार्ड वेव, लाइक ये कॉम्प्लेक्स है काम, जो आप उसे बना सकते हो, बट ऐसे तो बहुत केसेस बन सकते होंगे इसमें। ऐसा तो आना मुश्किल है क्वेश्चन, क्योंकि मॉड्यूल में तो नॉर और नाइन गेट से डायरेक्ट बना के एसीसीटी में है, तो क्योंकि इसमें ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं जो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे एक होता है कि आपने देखा होगा ना, जैसे हम इनपुट कोई शेयर कर देते हैं, 1 से 2 बना देते हैं या 2 से 1 बना दिया, तो ऐसे करके तो बहुत वो बन सकता है, तो सीधा ये कमेंट करना तो लेकिन वो केसेस देखने की कोई जरूरत नहीं है, जो उन्होंने बनाया ना,
आपको उल्टा आना चाहिए कि भाई जो दिया है आप उससे समझ पाओ कि ये कौन सा है। So जैसे जो पुराने चैप्टर जो समझ में जैसे कई वो चीजें तो उनका कैसे करना है केमिस्ट्री में खास करके स्पेलिंग जो वर्ड लिखा उसमें बहुत कुछ था। यार बहुत हो गई केमिस्ट्री अपना, मुझे इरिटेशन होनी शुरू हो गई है हर टाइम केमिस्ट्री। क्या अब फिक्स कर लो टाइम, बस इतनी होती है जैसे मैंने आपको पहले बोला। मैं बाकी सब्जेक्ट में सफर कराओ उस चक्कर में। सर कर लोगे? अभी पूछ लो, पूछने दो। चलो ठीक है बच्चों।